नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कानून इनसाइट में। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे इशू के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आज की डेट में सोसाइटी में काफी प्रिविलेंट है, सोसाइटी में एक बर्निंग और सेंसेशनल इशू है। हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट के बारे में, या हिंदी में हम लोग उसको फेमसली जानते हैं रासुका के नाम से, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम से। दोस्तों, हम लोग एक ऐसे कानून के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर इंसान को पहले ही डिटेन कर लिया जाता है, पहले ही उसको कस्टडी में ले लिया जाता है जब उसने कोई क्राइम नहीं कमिट किया होता है। एक ऐसे उसको उसलिए अरेस्ट कर लेते हैं, डिटेन कर देते हैं जहां पे वो कोई क्राइम कमिट ना कर पाए। यूजुअली हमारे हिंदुस्तान का ये रिवाज है कि हम लोग जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर लेता है तो उसके बाद उसको डिटेन करते हैं, उसको कस्टडी में लेते हैं, फिर उसके बाद उसका पूरा प्रॉपर जुडिशियल ट्रायल होता है, फिर उसको देखते हैं कि वो अक्यूज्ड है, जो अक्यूज है उसने वो क्राइम कमिट किया है या फिर वो इनोसेंट है, फिर उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। लेकिन इस कानून के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन फैमिली का कानून है। इस कानून के तहत हम लोग किसी को कोई क्राइम कमिट करने से रोकते हैं, उसको डिटेन कर लेते हैं। इस कानून का ये ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, कोई भी कानून जब बनता है उसके 3 पर्पस होते हैं। सबसे पहला कि वो उस व्यक्ति को सजा दे दे कि जिसने कोई गलत काम किया है। दूसरा, हम लोग उस व्यक्ति को रेमेडिफाई करते हैं जिसके साथ गलत हुआ है। और तीसरा होता है कि हम लोग सोसाइटी में एक बैलेंस बना के चले, एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून, ये जो नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट है, ये कानून ऐसा है कि जिसके तहत हम लोग इंसान को किसी कानून का उल्लंघन करने से रोकते हैं। ये दैट सेट ऑफ लॉ है। तो दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं कि ये आखिर कानून के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है और किसको पावर दी गई है इस कानून को इन्फोर्स कराने की। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस एक्ट के सेक्शन 3 का, जो बोलता है पावर टू मेक डिटेंशन ऑर्डर्स। तो इसमें पावर दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और अगर स्टेट गवर्नमेंट बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑथराइज करती है तो फिर वो कंसर्न अथॉरिटीज भी इसको इन्फोर्स कर सकती हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करने जा रहा है जो कि प्रिजुडाइज करेगा डिफेंस ऑफ इंडिया को, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को वो प्रिजुडाइज करेगा, या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई काम करेगा, तो ऐसे व्यक्तियों पे ये कानून लागू होता है और उनको डिटेन किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें किसी फॉरेनर के बारे में, किसी फॉरेनर पर्सन के बारे में, तो फिर अगर उसका प्रेजेंस इंडिया में रेगुलेट करना है या फिर उसको इंडिया के बाहर भेजना है, तो ऐसे व्यक्तियों पे भी ये कानून लागू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसके डिटेंशन ऑर्डर के बारे में डिटेंशन ऑर्डर पास कर सकती है। तीसरा आता है कि अगर कोई व्यक्ति स्टेट की सिक्योरिटी को प्रिजुडाइज कर रहा है या फिर पब्लिक ऑर्डर को प्रिजुडाइज कर रहा है, या फिर वो प्रिजुडाइज कर रहा है मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू कम्युनिटीज, तो ऐसे व्यक्तियों को भी थ्रू एन ऑर्डर डिटेन किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने बात करी है अभी पब्लिक ऑर्डर के बारे में। तो हमें एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर 2 डिफरेंट इश्यूज हैं, दोनों के बीच में एक मार्जिनल डिफरेंस है। पब्लिक ऑर्डर होता है दोस्तों कि जब कोई ब्रेक कर रहा है इंसान और उस लॉ के ब्रेक होने से पब्लिक एट लार्ज में उसका असर हो रहा है, पब्लिक एट लार्ज उससे टेरिफाई हो रहा है या फिर उससे होने से कुछ असर पड़ रहा है पब्लिक में। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यक्तियों को पकड़ा गया, जो अक्यूज थे उनको पकड़ा गया काउ स्लॉटरिंग के इश्यूज में, काउ स्लॉटरिंग का अक्यूज है वो, तो उस काउ स्लॉटरिंग में हुआ क्या कि वो हिंदुओं की जो कम्युनल टेंशन पैदा होती है हिंदुओं के बीच में, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट वो हो गया। तो अगर उस सोसाइटी में वहां पे पब्लिक ऑर्डर अफेक्ट हो रहा है उस काउ स्लॉटरिंग के ऑफेंस से, तो फिर दोस्तों ऐसे कंडीशन में वो पब्लिक ऑर्डर की डेफिनेशन में परफेक्टली लाई करेगा और ऐसे व्यक्तियों, ऐसे अक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर ऑर्डर पास हो सकते हैं और उनको डिटेन किया जा सकता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर्स ऑफ पुलिस इसमें ऑर्डर पास करते हैं, उनको अपने ऑर्डर 12 दिन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को उसके बारे में नोटिफाई करना होता है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट
12 दिन के अंदर वो नहीं नोटिफाई करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो फिर उन्होंने जो डिटेंशन ऑर्डर किसी पर्सन के अगेंस्ट इश्यू किया है वो ऑर्डर नलीफाई हो जाता है, इलीगल हो जाता है। उसके बाद बात आती है कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया या फिर नीचे कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर पास किया है, तो उनको वो ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है विद इन द 7 days ऑफ डिटेंशन ऑफ दैट पर्सन। तो दोस्तों ये बात हो गई है सेक्शन 3 के बारे में। अब इसके बाद बात आती है कि सेक्शन 5 क्लॉज ए जो इंसर्ट किया गया था थ्रू एन अमेंडमेंट, वो क्या बोलता है। सेक्शन 5 क्लॉज ए बोलता है ग्राउंड ऑफ डिटेंशन सेवरेबल, कि मतलब अगर किसी व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी दूसरी अथॉरिटी ने डिटेन किया है, उसके अगेंस्ट एक डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ है और उस व्यक्ति को डिटेंशन के लिए कुछ एक से ज्यादा ग्राउंड्स लिए गए, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि उसमें से कोई एक ग्राउंड या 2 ग्राउंड ऐसे है कि जिनके अंदर उसका डिटेंशन गलत है, या वो ग्राउंड वेग है, नॉन एग्जिस्टेंट है, नॉन रिलेवेंट है, नॉन कनेक्टेड विद द सच पर्सन, या वो उस पर्सन से रिलेट ही नहीं कर रहे, कनेक्टेड ही नहीं है, या फिर कोई अलग रीजन से ऐसा लगता है कि वो उस पे लागू नहीं होते, तो ये सेक्शन 5 क्लॉज ये ऐसे लेक्यूनास को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। तो ये बोलता है कि अगर एक से ज्यादा ग्राउंड्स लिए गए थे और उन एक से ज्यादा ग्राउंड्स में कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जो इस डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जिनके अंदर उनका डिटेंशन लीगल है, ऑथराइज है, तो ऐसे कंडीशन में उनको डिटेन किया जा सकता है, वो डिटेंशन ऑर्डर लीगल है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है, जब कोई व्यक्ति डिटेन किया जाता है तो उसको उसके डिटेंशन का ग्राउंड्स तुरंत बताना होता है अथॉरिटीज को कि भाई आपको हमने क्यों डिटेन किया है। तो ये सेक्शन 8 में इसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है। सेक्शन 8 के अंदर उनको जब किसी व्यक्ति को कोई अथॉरिटी डिटेन करती है तो विद इन 5 days उसको उसके ग्राउंड ऑफ डिटेंशन के बारे में बताना पड़ता है कि भाई आपको हमने क्यों डिटेन किया हुआ है, और अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है तो विद इन द पीरियड ऑफ 10 days, बट रिकॉर्डिंग देयर रीजंस कि क्यों डिले हो रहा है उसको राइटिंग में लिख करके वो 10 days तक उसको डिले किया जा सकता है, 10 days तक उनको डिटेंशन में रखा जा सकता है विदाउट इवन टेलिंग द रीजंस फॉर विच दे आर बीइंग डिटेन्ड। उसके बाद बात आती है कि इस एक्ट के अंदर बोला गया है कि एक एडवाइजरी कमिटी बनेगी, तो एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। एडवाइजरी बॉडी के 3 मेंबर्स होंगे जो कि एलिजिबल होंगे हाई कोर्ट के जज बनने के। तो वो 3 मेंबर्स में कोई एक मेंबर जो कि हाई कोर्ट का जज रह चुका है या फिर अभी है, उसको चेयरमैन बनाया जाएगा। इस तरीके से एडवाइजरी बोर्ड तैयार होगा, और जब एडवाइजरी बोर्ड तैयार हो जाएगा उसके बाद जो जिस भी पर्सन के अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ है उसका डिटेंशन ऑर्डर विद इन 3 weeks गवर्नमेंट को एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखना होगा। उसमें उनको रिपोर्ट पूरी देनी होगी, बताना होगा कि किन ग्राउंड्स पे उसको डिटेन किया है, क्या रीजन था उसके डिटेंशन का, और उस पर्सन और जो भी बाकी की चीजें हैं, जो भी सारा मटेरियल है, जो भी अलग बातें हैं, वो सारी रिपोर्ट बना के एडवाइजरी बोर्ड के सामने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रखना होगा। उसके बाद जो एडवाइजरी बोर्ड है वो अपना ओपिनियन देगी, कि एडवाइजरी बोर्ड अपना विद इन 7 weeks अपना ओपिनियन देगी कि भाई इसमें हमने अपना ओपिनियन बना लिया, आपके सारे ग्राउंड्स को हमने सारे रीजंस को देख लिया कि भाई आपने जो जिस वजह से इस पर्सन को डिटेन किया था वो हमने अपना उस पर अपना ओपिनियन बना लिया है। तो हमारा अगर एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि हाँ ठीक है, आपने जिस ग्राउंड्स पे जिस रीजन से इस पर्सन को डिटेन किया है वो ठीक है, तो एडवाइजरी बोर्ड उसको कहेगा कि ठीक है आपकी डिटेंशन ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसको डिटेन करते रहो और जब तक आप चाहो। या फिर अगर एडवाइजरी बोर्ड को वो डिटेंशन ऑर्डर देख के लगता है कि नहीं, ये पर्सन को जिसको डिटेन किया है डिटेंशन ऑर्डर पास करके इसका डिटेंशन नहीं ठीक है, इलीगल है, तो एडवाइजरी बोर्ड अपना ओपिनियन उस रिपोर्ट के साथ स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा। और जब अपनी रिपोर्ट एडवाइजरी बोर्ड भेजता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, तो वो जो रिपोर्ट होती है वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। ओपिनियन को छोड़ करके बाकी पूरी रिपोर्ट वो कॉन्फिडेंशियल होती है। और इसमें एक चीज और है, इस एक्ट के अंदर बोला गया है कि जो पर्सन डिटेन होता है उसको मौका दिया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन करने का, अपनी बातें बोलने का। तो ऐसे पर्सन्स को
फिर मौका दिया जाता है कि भाई आप आओ, हमें गवर्नमेंट के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन रखो। लेकिन जब कोई पर्सन एडवाइजरी बोर्ड के सामने आता है अपनी बात बोलने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं अलाउड होता है कि भाई आप अपना वकील नहीं ला सकते। जब आप अपनी बात एडवाइजरी बोर्ड के सामने बोलने जा रहे हो तो आप अपना एडवोकेट, अपना वकील, अपना कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं करा सकते हो लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू। ये इस चीज की एक बड़ी, इस एक्ट की बड़ी खास बात है। उसके बाद बात आती है कि अगर सेक्शन 12 में जो बात है कि अगर बोर्ड ने अपना ओपिनियन दिया है कि भाई ठीक है, आपने जिसको डिटेन किया उसको, उसका डिटेंशन ठीक है, उसमें कुछ इलीगैलिटी, इन्फर्मिटी नहीं हमें मिली है, तो फिर जो गवर्नमेंट है वो अपना डिटेंशन उस पर्सन का कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि ये इस एक्ट के अंदर, नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर, जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन है जिसमें गवर्नमेंट किसी व्यक्ति का डिटेंशन कर सकती है, वो है 12 मंथ्स। 12 मंथ से ज्यादा किसी व्यक्ति को इस एक्ट के अंदर डिटेन करके नहीं रखा जा सकता है, इवन की एडवाइजरी बोर्ड ने उसके डिटेंशन को परफेक्टली वैलिड माना हो। फिर उसके बाद बात आती है कि अगर एडवाइजरी बोर्ड अपना ओपिनियन दे देता है कि जी आपने जिसको डिटेन किया है वो गलत है, उसको गलत तरीके से, गलत ग्राउंड्स पे उसको आपने डिटेन कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को उस पर्सन का डिटेंशन तुरंत के तुरंत खत्म करना पड़ेगा और उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई कि ये जो एक्ट है इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए, किसी पर्सन को डिटेन करने का एडवाइजरी बोर्ड कैसे बनेगी, उसकी क्या पावर्स है, उसका ओपिनियन कैसे आएगा, ये सारी बातें हो गई। अब बात आती है कि रेमेडीज क्या है। अगर किसी व्यक्ति को इस एक्ट के अंदर डिटेन कर लिया है किसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो क्या क्या रेमेडीज ले सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वो सबसे पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन में जाके उस ऑर्डर को क्वॉश करा सकता है। तो क्वॉशिंग के लिए कुछ अलग अलग ग्राउंड्स हैं जिसके तहत वो जाएगा, अपनी बात रखेगा, अपने ग्राउंड्स बताएगा कि क्यों उसका डिटेंशन गलत है, उसको क्यों क्वॉश हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले वो जाके कोर्ट के सामने बता सकता है कि जी ये जो ग्राउंड बताया गया जिसके तहत मुझे डिटेन किया गया है, वो ग्राउंड जो था उसमें सपोज पब्लिक ऑर्डर बताया कि मेरे एक्ट से पब्लिक ऑर्डर ब्रीच हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, पब्लिक ऑर्डर नहीं ब्रीच हुआ है, तो वो उस कंडीशन में कोर्ट उसको, उसके ऑर्डर, डिटेंशन ऑर्डर को क्वॉश कर सकती है। उसके बाद आती है इनऑर्डिनेट डिले इन डिसाइडिंग रिप्रेजेंटेशन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरीश पावा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981 का केस है, लीडिंग केस है, जजमेंटल के जजमेंट, ये जो है वो लैंडमार्क है, तो लैंडमार्क जजमेंट है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस फ्रेम करी थी कि अगर कोई व्यक्ति जो जिसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ है, वो व्यक्ति जब अपना रिप्रेजेंटेशन करता है गवर्नमेंट के सामने, तो उसको एक टाइम फ्रेम में उसको पूरा कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को उसको सुन लेना चाहिए और उस पर अपना डिसीजन देना चाहिए। तो इस पे भी, इस ग्राउंड पे आप अपना डिटेंशन ऑर्डर क्वॉश करा सकते हो कि अगर वहां पे इनऑर्डिनेट डिले हो रही है, गवर्नमेंट उसका आपकी रिप्रेजेंटेशन को नहीं डिसाइड कर रही है, या फिर आप जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम है जिसके तहत आप डिटेन हो सकते हो, दैट इज 12 मंथ्स, आप 12 मंथ से ज्यादा अगर डिटेंशन में रखा गया है आपको, तो उस कंडीशन में भी आप अपना डिटेंशन ऑर्डर कोर्ट जाके, ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर उसको क्वॉश करा सकते हो। उसके बाद होता है कि अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन डिसाइड ही नहीं हो रही है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर रही है, या फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं डिस्पैच हो रही है, या फिर जो आपके साथ आपका को अक्यूज था जिसको डिटेन किया गया था ऑन द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स में, उसमें से कोई को अक्यूज आपका रिलीज हो गया है, तो पैरिटी के ग्राउंड पे भी आपको आपका डिटेंशन ऑर्डर खत्म किया जा सकता है, आपको रिलीज किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ने आपको डिटेन किया है, उन्होंने आपके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर पास किया है कि आप सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे असर डालो, क्योंकि इस सेक्शन, इस एक्ट का सेक्शन 3 क्लॉज 3 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पावर देती है, तो वो आप उस कंडीशन में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो पावर नहीं यूज कर सकते हैं जो क्लॉज 1 में दी हुई है सेक्शन 1 के। तो वो अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके अगर कोई ऐसा डिटेंशन ऑर्डर पास करते हैं तो उस कंडीशन में उनका डिटेंशन ऑर्डर क्वॉश किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है कि जो भी अक्यूज पर्सन है, उसको, जिसको डिटेन किया गया, उसको रीजंस नहीं बताए जा रहे कि क्यों डिटेन किया गया है। जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि 5 दिन के अंदर उसको रीजन बताने होंगे कि भाई आपको क्यों डिटेन किया है, ग्राउंड्स बताने होंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है तो उस कंडीशन में
10 दिन तक आप उसको ले जा सकते हो, लेकिन उसके बियॉन्ड भी अगर आप उसको रीजन नहीं पता लगने दे रहे हो, ग्राउंड्स नहीं पता लगने दे रहे हो कि उसको क्यों डिटेन किया है, तो उस कंडीशन में भी ऑनरेबल कोर्ट्स उस ऑर्डर को क्वाश कर सकती हैं। ये बात ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोली थी ज्ञानी हरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 1994 का ये केस है। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि और क्या क्या हमारे पास रेमेडीज है अगर हमें डिटेन कर लिया जाए। ये क्वेश्चन के ग्राउंड्स हो गया। अब इसके बाद अगर किसी को डिटेन किया गया तो वो सेक्शन 15 इस एक्ट में जो दिया हुआ है, टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम दी डिटेंशन, उस व्यक्ति को टेम्परेरी तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज कर सकती है अगर उसको गवर्नमेंट को लगता है कि कोई ऐसा रीजन है कि जिसको एक टेम्परेरी तौर पे रिलीज कर देना चाहिए। तो उस कंडीशन में वो अपना बेल बॉन्ड्स फर्निश करा करके उससे श्योरिटी लेकर के उसको एक टेम्परेरी पीरियड के लिए रिलीज कर देगी और उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी चाहे तो गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो गवर्नमेंट उसको छोड़ती है लेकिन वो व्यक्ति और एक टाइम फ्रेम देती कि भाई इतने टाइम के लिए हम आपको रिलीज कर रहे हैं, इतने टाइम के लिए डिटेंशन से आपको बाहर कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो व्यक्ति वापस आके सरेंडर नहीं करता है या फिर एब्सकॉन्ड करने लग जाता है तो ऐसे में सेक्शन 15 के अंडर उसको 2 साल तक की सजा का प्रोविजन दिया हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति वापस नहीं आता है या फिर किसी कंडीशन का उल्लंघन करता है जो कि गवर्नमेंट ने उसको रिलीज करने से पहले कोई कंडीशन बनाई थी, तो उस कंडीशन में उसके जो बेल बॉन्ड्स है वो फॉरफिट हो जाएंगे और जो पर्सन उसके लिए एज अ श्योरिटी खड़ा हुआ था वो आके पेनल्टी भरेगा। तो ये सारी बातें हो गई कि क्या क्या रेमेडीज इस एक्ट में अगर किसी को डिटेन किया गया है तो उसको क्या क्या उसके पास रेमेडीज है। उसके अलावा हमारी जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसने बताया हुआ है कि ये एक्ट के तहत, इस नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट के तहत मोर देन 14 लाख पीपल्स वर डिटेन्ड। तो इस तरीके का ये कानून जो हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है कि कभी किसी को काउ स्लॉटरिंग के ऑफेंस में किसी उसके ऊपर एनएसए के प्रोविजंस लगा दिए जाते हैं, या फिर कोई जब डॉक्टर जाके किसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे अपना सीए के अगेंस्ट भी बोल देता है तो उसके ऊपर एनएसए के प्रोविजंस लगा करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये चीजें ऐसी है कि जो दिखाता है कि कभी कभी शायद गवर्नमेंट अपनी एजेंडेस को भी फुलफिल करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए या फिर पब्लिक की वॉइस को दबाने के लिए इस तरीके के एक्ट्स का यूज करती है। हालांकि इस एक्ट का जो मेन पर्पस था बनाने का वो था कि भाई जो टेररिस्ट है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे लोगों को डिटेन करने का, उनके खिलाफ एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून लाने का एक ऑब्जेक्टिव था। बट अब इसका सोसाइटी में काफी क्रिटिसिज्म होता है, ऐसे एक्ट्स का काफी क्रिटिकल व्यूज आते हैं, लोग इसको ड्रैकोनियन लॉज बोलते हैं। बाकी आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इससे आपको क्या नॉलेज मिली, अगर आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, आप इस पे अपने कुछ व्यूज देना चाहते हो तो प्लीज हमें आप बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स पे जाकर के सजेशंस दें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।